जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, कल का पेपर आपके भाग्य को चेंज करने वाला है। आज की ये क्लास आपकी किस्मत खोलने वाले क्वेश्चन से भरी पड़ी हुई है। अगर आज की ये क्लास आपने मिस कर दिया तो कल के पेपर में 10 से 15 नंबर खो देंगे, इसलिए आखिर तक साथ रहिएगा। पूरे पेपर की दिशा आज यहीं से तय करेंगे। तो लगभग 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से देखने को मिलेंगे, इसलिए आप अपना एक सेकंड भी जाया मत करिएगा और इन एक एक क्वेश्चंस को बहुत चुनिंदा तरीके से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा आवृत्ति मापने की इकाई क्या है। तो आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई जूल होती है। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है। तो बहते हुए जल की अगर मैं बात करूं तो ये गति करता हुआ रहता है, तो धाराधार यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गतिज ऊर्जा होती है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कह रहा है यहाँ पर तरंग दैर्घ्य की इकाई आपसे पूछी जा रही है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो मीटर होती है। मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी, इतनी सी बात आपको बतानी है। वो गेंद यात्री की हाथों में ही गिरेगी, यात्री के सामने, यात्री के पीछे, या रेलगाड़ी की गति की दिशा पर निर्भर करेगी। तो ये यात्री के हाथों में ही गिरेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, वो गेंद यात्री के हाथों में ही गिरेगी। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर और राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध की अगर बात करें तो घर्षण गति का विरोध करता है, या घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता है, घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। सबसे सही आपका घर्षण गति का विरोध करता है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है, जबकि जहाज जो कि पानी पर तैरता है और ये भारी होता है। इस सिद्धांत जो है ये किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बताना है। मैं कहूँगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला कह रहा है ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारतम्य को तय करती है। तो आपका जवाब यहाँ पर आवृत्ति हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। तो ध्वनि की सबसे तेज गति ये ठोस में होती है। किसमें? ठोस में होती है। तो लोहा यहाँ पर क्या है, लोहा ठोस होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं करती है। तो ठोस द्रव गैस में यात्रा करती है लेकिन निर्वात में नहीं करती, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो ये कितनी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई के आधी होना चाहिए। ये बहुत जरूरी, बहुत अहम क्वेश्चन है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो आप लोग सिलेक्शन से प्यार नहीं करते हैं। अगर आप मेरी पूरी मेहनत को जमा करना चाहते हैं, क्योंकि मैं पूरी मेहनत करूंगा आपके सिलेक्शन के लिए, और ये जो क्वेश्चंस आपके लिए तैयार कर रहे हैं ये बहुत मेहनत के आधार पर बने हैं, और आज से आपका एनालिसिस भी करवाऊंगा। तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जरूर इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो भी भाई बहन स्टूडेंट नए हैं और सिलेक्शन अपना लेना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। आपके एग्जाम से ओरिएंटेड सभी सेशंस आपको करवाएंगे। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है। प्रकाश के विखरने की वजह से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है। तो जब हम लोग इस नियम की बात करते हैं तो आर बराबर वी आई होता है। क्या होता है? आर बराबर वी आई होता है, ये आपको याद कर लेना है। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। तो ये कब होता है? स्विच बंद होने पर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, डायनमो ऊर्जा को परिवर्तित करता है। ये क्या काम करता है? वैद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? नहीं। चुंबकीय को विद्युत में? नहीं। यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जिनका है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम को 100% क्रैक करना चाहते हैं तो आप इस सेशन को जो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और आगामी जो आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाए जाएं एनालिसिस से रिलेटेड तो उन सभी को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी आपको इम्पॉर्टेंट करवाएंगे वो सभी आपको मिलेंगे, ठीक है। और विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको बताइए। यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। आपके एग्जाम में जितना भी कोई समय बचा हुआ है आप इसको देखिए, और आप लोग जीत का सामना करेंगे, आपका पेपर क्रैक हो जाएगा, आपकी निराशा हाथ में नहीं लगेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आपसे, ये क्वेश्चन जो आपसे है कह रहा है 12 वाट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए किए जाने वाले कार्य का मान कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये आपका एक ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कार्य का मान यानी कि कार्य का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो कार्य का यहाँ पर एक सूत्र होता है। कार्य कैसे निकालते हैं, वर्क इज इक्वल टू विभवांतर गुणा आवेश करके, यानी कि V गुणा Q निकालते हैं, ठीक है। मैंने विभवांतर V फॉर विभवांतर, Q फॉर आवेश। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, क्या है, यहाँ पर कार्य निकालने के लिए जो विभवांतर की मैं बात करूँ 12 वोल्ट का है और आवेश 5 कूलाम का है, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी कि 60 जूल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली कोई 3 बुनियादी इकाइयाँ कौन सी हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ कौन सी हैं, ये यहाँ पर परीक्षा में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो मैं कहूँगा यहाँ पर क्या ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर हैं। पहला पड़ाव और पहला ही आपका जवाब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर हैं। कह रहा है किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह किस स्थिति को दर्शाता है। यानी बस चलती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है रोशनी, ये कमजोर बैटरी को दर्शाती है। जब कमजोर बैटरी होती है तब ऐसा होता है, ये भी आपको लर्न करके रखना है। अगला है, कह रहा है यहाँ पर ये हो चुका है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है। तो ये यहाँ पर संचायक सेल के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में संचायक सेल के साथ बदला जाता है। साथियों, आप इन सवालों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते रहिए, ये सवाल आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर करवा दूंगा ऐसा, ताकि आप भूलने ना पाए। आपका किसी भी शिफ्ट में पेपर हो, कुछ दिन में हो, तो आपको इसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा। कह रहा सही मिलान की पहचान करिए। माइक्रोवेव ओवन ये किसके, यानी कि ये पर्सी स्पेंसर के द्वारा है क्या। बिल्कुल, ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो पीएनए वर्नियर के द्वारा नहीं, ये फैराडे के आधार पर है। बैटरी की अगर बात करें तो इसका आविष्कार किसने, वोल्टा ने किया था, ये भी गलत है। वर्नियर कैलिपर का यहाँ पर ये भैया ये भी गलत है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा भारी जल की खोज किसने की थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी, यूरे के द्वारा यहाँ पर भारी जल की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, मुझे बता दीजिए। हाइड्रोजन बम की अगर मैं बात करें तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। लुइस प्रिंस, निकोला टेस्ला, माइकल फैराडे। तो यहाँ पर एडवर्ड टेलर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन बम का आविष्कार इनके द्वारा ही किया गया था। पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम होता है, यानी कि सबसे कम होता है। तो गैसीय अवस्था का जो घनत्व होता है ये सबसे कम होता है, सबसे न्यूनतम होता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो यहाँ पर आपका जो जवाब जाएगा ग्रीन हाउस गैस के साथ जाएगा। ग्रीन हाउस गैस ये आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया, ये किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन डाल्टन के द्वारा यहाँ पर तैयार किया गया था ये आधुनिक परमाणु सिद्धांत। उसके बाद देखिए, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है, ये किसकी होती है, ये जस्ते की होती है। जस्ता आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड, राइट आंसर डी के साथ।
निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का अधिकतम तापजनक मान होता है, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद बोर्दो मिश्रण किसके द्वारा खोजा गया था? तो इस मिश्रण की अगर मैं बात करूं तो ये आपका प्रो मिलरडेट के द्वारा खोजा गया था। सही जवाब आपके द्वारा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो इसमें से अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, तो ये सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व हो जाता है फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाइबर प्रोसेस का उपयोग करके यहाँ पर उत्पादित किया जाता है? तो अगर मैं बात करूं अमोनिया की, अमोनिया जो है ये हाइबर प्रोसेस का उपयोग करके यहाँ पर उत्पादित किया जाता है, आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाली गई, यानी कि ये निकाला गया है। तो यहाँ पर मैं बात करूं ब्रोमीन, ये पदार्थ यहाँ पर समुद्री जल से निकाला गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट एक समान होते हैं, इसकी क्या समानता है बताइए? हीरा और ग्रेफाइट की बता दीजिए। क्या विद्युत चालकता यहाँ पर इसकी समान है, या क्रिस्टल संरचना, घनत्व, परमाणु भार? तो यहाँ पर इसका परमाणु भार समान है, हीरे और ग्राफाइट का परमाणु भार समान है। यह परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है। तो सीसा और पेंसिल में यहाँ पर कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नींबू में एसिड पाया जाता है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ओरल क्वेश्चन है, तो साइट्रिक सिट्रिक आप लोग यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, ये एसिड पाया जाता है नींबू में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है? तो यहाँ पर लिग्नाइट बिटुमिनस, ये गलत है। एंथ्रासाइट कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है, आपको लर्न करके रखना है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगले नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल यहाँ पर फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस में सोडियम सल्फेट का एक महीन सफेद पाउडर होता है, ये यहाँ पर कैल्शियम का, तो यहाँ पर कैल्शियम का होता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट का एक महीन सफेद पाउडर होता है। कैल्शियम सल्फेट किस रूप में जाना जाता है? तो ये आपका बताना है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है जिप्सम के रूप में कैल्शियम सल्फेट, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर कह रहा है, जो एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है क्वार्ट्स क्रिस्टल को सामान्यतः क्वार्ट्स घड़ियों आदि में प्रयुक्त होते हैं रासायनिक रूप से। ये सोडियम से सिलिकेट है, या जर्मेनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मिश्रण है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड ही है। आपके क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी कि ये क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को देखते जाइए अच्छी तरीके से, बस पूरे ध्यान पूर्वक आपका सिलेक्शन 100 की 100 क्वेश्चंस करवा देंगे और परीक्षा में आपकी क्रैक हो जाएगी। खाने की सोडे की रासायनिक नाम पूछा जाए तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर खाने के सोडे का रासायनिक नाम है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? तो कौन सा किसकी बात चल रही है? चूने पत्थर की, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क यहाँ पर बॉक्साइड होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ दिया गया है। कह रहा लोहे का कौन सा सबसे शुद्ध रूप है? तो ये आपका पिटवा लोहा, तो पिटवा लोहा ही आपका होता है, यानी कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप यहाँ पर पिटवा लोहा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? तो भोजन में रसायन की अगर मैं बात करूं, उसके संरक्षण के लिए मिलाया जाता है, आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है? तो किसकी बात चल रही है? ये हीरे की बात चल रही है। ये एक यौगिक नहीं है, लेकिन कीमती पत्थर का एक यहाँ पर तत्व से बना हुआ है। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ये एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, बिल्कुल कृत्रिम बहुलक नहीं है, और ये गलत हो जाएगा। और प्राकृतिक बहुलक है, ये इसमें ये भी गलत है। मैं कहूँगा इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, प्रोटीन छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इनको अमीनो एसिड के नाम से जाना जाता है, आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? तो ये रेशम की कीड़े को पालने को यहाँ पर क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर आपकी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आखिर इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में सबसे कम होता है? वो निकट दृष्टि दोष, किडनी पथरी, वर्णांधता। तो मैं कहूंगा जो आपका वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ये आपका बहुत कम होता है। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। पुरुषों की तुलना में बहुत कम दिखता है महिलाओं में। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में क्या खाना चाहिए? मांस, चावल या गाजर या मछली? तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? चावल खाइए। चावल में आपकी वसा ज़्यादा पाई जाती है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट। और हाइपोक्सीमिया क्या है? रक्त में ऑक्सीजन के निम्न स्तर को, शरीर में ऑक्सीजन के निम्न स्तर को, शरीर में रक्त के निम्न स्तर को, या रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड के निम्न स्तर को कहा जाता है। तो अगर आपका जवाब रक्त में ऑक्सीजन की निम्न स्तर है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हाइपोक्सीमिया, इसी को कहा जाता है। अगला देखिए, कह रहा है मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? तो ये आपसे अगर पूछा जाए, शरीर की सतह है, और बुक लंग्स या बुक गिल्स, एयर ब्लैडर। तो यहाँ पर बुक लंग्स आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर मैं बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? ये किसकी वजह से लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? तो ये करता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, क्या कहलाता है? इसको क्या कहते हैं? फ्लीहा, यानी कि फ्लीहा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक फ्लीहा। मनुष्य के उस भाग या उस अंग की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये कोशिका तत्व आपका राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर। फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपके शेष हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपकी साइंस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? फुसफुस आवरण कहा जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो क्या आपका जवाब होगा न्यूरॉन। आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा या छोटा? वास्तविक सीधा या बड़ा? तो वास्तविक उल्टा और छोटा ये बनता है, सॉरी, ये आपका नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। किस हार्मोन्स का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है? अगर मैं बात करूं किस हार्मोन का उपयोग यहाँ पर, तो मैं कह सकता हूं 2,4-D। 2,4-D इसका नाम है। इस हार्मोन का प्रयोग कीटनाशक, तृणनाशक के रूप में किया जाता है। किसके नाशक? तृणनाशक। कह रहा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑस्टिमलेशिया नामक रोग होता है। ये विटामिन डी की कमी से ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो ये कौन सा है? लोहा, सोडियम, नाइट्रोजन, जिंक। लोहा, जिंक भी है लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। ये जब नहीं है तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है? तो ये किसकी बात चल रही है यहाँ पर? क्या आपका जवाब हो सकता है विटामिन B12 की? अगर मैं बात करूँ, इसको कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको सही करना है। इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? ये आपका नहीं है, क्योंकि ये विटामिन सी ये आपके जल में घुलनशील होते हैं। उसके अलावा देखिए, जो आपका निम्नलिखित में से कौन से सही रूप से सम्मिलित नहीं है? विटामिन सी स्कैर्बिक अम्ल या विटामिन B1 थायमिन। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बात करें यहाँ पर विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कैर्बिक अम्ल होता है। विटामिन B1 का थायमिन होता है। विटामिन डी का रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल नहीं होता है, ये कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन के का नाम फिलोफिनोन होता है। मैं कहूँगा कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं है, और यही आपका जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसे अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है। तो अगर आपने 70 क्वेश्चन देख लिए हैं साइंस के और 30 टॉप लेवल के क्वेश्चन आप करवाएंगे यहाँ पर करंट अफेयर के, तो इन सभी के सभी क्वेश्चंस को आपको देखना है, क्योंकि लगभग 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के और 25 क्वेश्चन आएंगे आपके विज्ञान के। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही खास है। तो यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। किसे, तो यहाँ पर पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री के रूप में नामित किया है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यानी कि जिस समय यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उस समय यहाँ पर ये जो चुने गए थे अमेरिका के वित्त मंत्री, ये यहाँ पर बस इतनी सी बात पूछी जा रही है, यानी कि आपको बताना है अमेरिका के वित्त मंत्री कौन बनाए गए थे। तो यहाँ पर स्कॉट बेसेंट इनका नाम है और ये वित्त मंत्री हैं अमेरिका के। बस इतनी सी बात आपको लर्न करते हुए चलना है। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, किसने 5वीं बार विली जीन किंग कप का खिताब जीता है। तो किसने जीता है, ये इटली देश ने जीता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किसने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। तो किसने किया है, ये दक्षिण अफ्रीका ने किया है खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा। किसने जॉब्स एट योर डोरस्टेप रिपोर्ट लॉन्च किया है। तो ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अगला देखिए, कहाँ भारत की अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का उद्घाटन हुआ है। ये कहाँ पर, ग्वालियर में हुआ है। आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए, किस देश ने भारत को लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई हैं। तो किस देश ने ये काम किया है, ये काम अमेरिका ने किया है। अमेरिका आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है। तो ये किसने किया, मैं कह सकता हूँ ब्रिटेन देश ने किया है। ब्रिटेन देश आपकी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला नहीं 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 नहीं, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन कहाँ शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए, यहाँ पर किस देश ने 2 लाख, नहीं भैया, आज के सेशन के लिए बस टॉप इतने ही क्वेश्चन थे। तो कैसी लगी ये क्लास एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी एनालिसिस आपको करवाऊंगा आज की शिफ्ट ये और होने पर। तो जो भी स्टूडेंट कनेक्ट होकर देख रहे हैं, अगर पेपर हुआ है आज आपका, तो कमेंट में आप लोग जरूर अपनी क्वेश्चंस को बताइएगा और आगामी शिफ्ट आपकी कब